माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी पावन उपस्थिति को नमन करता हूँ। अभी आदरणीय सर्वेश अस्थाना जी मेरे बारे में बहुत कुछ कह रहे थे ये आगरा से आया है, लेकिन उन्होंने शुरुआत में ये भी कहा था कि ये मेरा छोटा भाई है, तो आप समझ गए होंगे। तो क्या हुआ? हाँ, तो आप भी उसी प्रजाति के हुए ना? नहीं, पांचों उंगलियां बराबर थोड़े होती। लेकिन साहब मैं कहना चाहता हूं, भगवान कसम मैं कहना चाहता हूं कि सर्वेश अस्थाना जी मेरे बड़े भाई हैं और मैं आज जो भी कुछ हूं इनकी वजह से हूं। मैं और भी आगे जा सकता था लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया। हाँ, एक बार तालियां बजाइए। अभी भाई बलराम जी बहुत अच्छी वीर रस की कविताएं पढ़ रहे थे। हम तो हास्य व्यंग के कवि हैं, हमें ज्यादा ऐसी कविताएं लिखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। मैं जाति से अग्रवाल हूं। अच्छा। तो मुझसे विष्णु सक्सेना जी और सर्वेश जी बोले, देखो जी हमारी कायस्थ सेना है। हमारे उपाध्याय जी एलिस अवस्थी ये हमसे बोले कि देखो जी हमारी परशुराम सेना है। बोले तुम बनियों का क्या? अरे मैंने कहा हमको तो सरकार ने वैसे ही सर्टिफिकेट दे रखा है, जब भी कहीं निकल जाओ रास्ते में सरकार ने होर्डिंग लगा रखे हैं कि देशभक्त बनिए। तो बताइए, ये मौका परस्त बनिया है। इसको होल्डिंग में टंगवाओ। जी। हमारे बीच में भाई शंभू शेखर आ गए हैं। बाबा रामदेव बहुत दिनों से चिल्ला रहे थे कि इस देश में काला धन वापस आना चाहिए, लेकिन राज त्रिपाठी जी को, आदरणीय बीपी सिंह मिलिंद जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने शंभू शेखर के रूप में इस मंच पर हमारा देश का काला धन लौटाया है। एक बार जोरदार ताली। क्या बात, क्या बात है? ये देखो कह कौन रहा है? बनिया कह रहा है तो, जो सिवाय काले धन के और कुछ रखता ही नहीं अपने पास। देखिए साहब, कल दिल्ली में चुनाव हुए, रिजल्ट आया तो मैं टीवी देख रहा था। बीजेपी ने सिसोदिया को हरा दिया, बीजेपी ने केजरीवाल को हरा दिया, लेकिन उन्होंने आतिशी जी को जीतने दिया। अच्छा। तो मैं सोचने लगा, तो बाद में मुझे उसका कारण पता लगा, क्योंकि इस देश में कन्या भ्रूण हत्या अपराध है। तो मैं आपको सब बताना चाहता हूं। अगर वो भ्रूण है भैया तो ये तो अभी है ही नहीं। हाँ, आदरणीय एडीएम साहब ने बार बार कहा कि साहब हम विष्णु जी को मतलब सुन सुनकर बड़े हुए। मैं अकेला ऐसा कवि हूं जो विष्णु जी को सुन सुनकर पैदा हुआ था। मैं मंच पर भैया, हाँ, एक बार जरा जोरदार तालियां आदरणीय विष्णु जी के लिए। एक बार मैं चाहता हूं एक बार खुल के तालियां बजा दीजिए मस्ती के साथ। मैं शुरू कर। ये बनिया भी ठीक नहीं है, ये आटे के बोरे में तेल भर रहा है। अभी तो उन्होंने मेरी जगह संभाल ली है, शंभू जी ने। जब बैठ गए थे, जब शंभू जी इधर बैठे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी और कलर टीवी साथ साथ बैठे हुए। तो लेकिन साहब ये सब सिर्फ मस्ती की बातें हैं। मैं शुरू करता हूं। ये कहा जाता है पवन जी, ये नहीं कहा जाता, हमेशा पौराणिक उदाहरण देना चाहिए। जी, तुम क्या टीवी का उदाहरण देते हो? आइंदा मत देना। जी, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे लक्ष्मी जी के साथ उनका वाहन बैठा हुआ है। वाह 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 वाह। मैं चाहता हूं एक बार खुल के तालियां बजाइए। मैं शुरू करता हूं। साहब दिल्ली में अभी चुनाव हो रहे थे, हमारा जाना हुआ, तो हमने देखा साहब कि एक जगह नेताजी की सभा चल रही थी और एक जगह लाउड स्पीकर से गाना चल रहा था। अब एक पंक्ति मैंने उधर से उठाई, एक पंक्ति उधर से उठाई। देखिए कुछ बात बनी कि नेताजी ने भाषण दिया, चुनाव जीतकर हमें इस क्षेत्र की जनता के लिए कुछ कर दिखाना है, और तभी लाउड स्पीकर से गाना गूंजा कि सजर रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। वाह, बहुत अच्छा भाई पवन। वाह, तो साहब ये स्थितियां बहुत अच्छा। मैंने पिछले दिनों कुछ प्रयोग किए कि साहब पहले क्या था और अब क्या है। जैसे मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे पुराने लोग बैठे हैं और हमारे नौजवान साथी भी बैठे हैं।
मैंने पुराने लोग कहा है ना, तो मैं देखिए मैं आपको बताता हूं कि मैंने प्रयोग किया कि पहले क्या था और अब क्या है। जैसे पहले किसी लड़के के बारे में यह पता लग जाता था, एसडीएम साहिबा, पहले किसी लड़के के बारे में यह पता लग जाता था जब भी कोई सगाई संबंध की बात चलती थी कि ये लड़का ड्रिंक करता है, तो लोग आश्चर्य करते थे, हैं ये लड़का ड्रिंक करता है। स्थिति आज भी वही है। आज किसी लड़के के बारे में पता लग जाता कि लड़का ड्रिंक नहीं करता, तब भी लोग आश्चर्य करते हैं लड़का ड्रिंक नहीं करता। सही बात है। आपको पता होगा पहले लोग खाना घर पर खाते थे और फ्रेश होने के लिए बाहर जाते थे। ग्रामीण अंचल में आज भी व्यवस्था चल रही, पहले लोग खाना घर पर खाते थे और फ्रेश होने के लिए बाहर जाते थे। आज शहरों में क्या स्थिति आ गई है, आज लोग फ्रेश होने के लिए घर आते हैं और खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं होटल। एक बार तालियां बजाते हैं। वाह। आपको पता होगा पहले लोग क ख ग से काम चलाया करते थे, आज भी लोग क ख ग से काम चला रहे हैं। पहले लोग क ख ग से कैसे काम चलाया करते थे, पहले लोग का से कमाते थे, खा से खाते थे, गा से गहने बनवाते थे, घा से घर बनाते थे। का से कमाते थे, खा से खाते थे, गा से गहने बनवाते थे, घा से घर बनाते थे। स्थितियां आज भी वही हैं। आज भी लोग क ख ग से काम चला रहे हैं। आज लोग का से कर्ज ले लेते हैं, खा से उसे खा जाते हैं, गा से गायब हो जाते हैं और रास्ते में मिल जाए तो घा से गुड़की और देते हैं। ये स्थिति साहब, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि न मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, न मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब इस हिंदुस्तान का आदमी बहुत चतुर और चालाक, उसने लंच पैक कराया और विदेश जाकर खाया, चाहे वो नीरव मोदी हो चाहे विजय माल्या हो। क्या बात है। तब मेरी एक रचना का जन्म हुआ कि जब भी मौसम गर्म या सर्द रहता था, पुराना रोग था, घुटनों में दर्द रहता था, बड़े जतन किए पर अच्छे से चल नहीं पाए, हमने जोड़ों के दर्द के लिए खूब च्यवनप्राश खाए। फिर अचानक हमने एक बैंक से मोटा लोन लिया और बदले में सामने वाले को संतुष्ट भी किया। अब मेरे पैरों में इतनी ताकत आ गई है कि मैं पर्वत तक लांघ सकता हूं, मैं बैंक का पूरा पैसा लेकर विदेश भाग सकता हूं। वाह भाई, वाह 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 वाह। मैं आपको बता रहा हूं साहब, मैं तो बधाई देना चाहता हूं साहब राज त्रिपाठी जी को कि इतना उन्होंने साहित्यिक अनुष्ठान कराया है। वो चाहते तो किसी फिल्म स्टार की नाइट भी करा सकते थे, वो इतने लेकिन उनको भी पता है कि इतने पैसे में सिर्फ कवि सम्मेलन ही हो सकता था। हाँ और उसमें भी पवन को ही बुलाया जा सकता था। तो मैं एक बार चाहता हूं, एक बार तालियों के साथ आप इस सुंदर अनुष्ठान के लिए आदरणीय बीपी सिंह मिलिंद जी, जिनके माध्यम से मैं आज 4 साल के बाद इस मंच पर आ रहा हूं, मैं एक बार चाहता हूं मुझे आप तालियों से आदेशित करें क्योंकि बहुत अच्छे पवन, शाबाश। देखिए ये हिंदी का एक अच्छा अनुष्ठान हो रहा है, लेकिन आजकल हिंदी की स्थिति हो क्या गई है मैं आपको बताता हूं साहब। जैसे एक रेलवे स्टेशन की बात थी, मुझे एक ट्रेन के बारे में पता करना था। मैंने एक सज्जन से पूछ लिया कि भैया ये पूछताछ कार्यालय कहाँ है। मैंने पूछ लिया कि भैया ये पूछताछ कार्यालय कहाँ है। हिंदी का विद्यार्थी, हिंदी से एमए किया, हिंदी से पीएचडी कर रहा हूं। मैंने पूछ लिया कि भैया ये पूछताछ कार्यालय कहाँ है। वो साहब काफी जल्दी में थे, बोले मुझे नहीं मालूम, साइड में जाके इंक्वायरी से पता कर लो। वाह, सही बात है। वाह वाह वाह। आजकल कॉन्वेंट स्कूलों में किस तरह की पढ़ाई चल रही है डीएम साहब, किस तरह की पढ़ाई चल रही है कॉन्वेंट स्कूलों में, बताता हूं साहब। मेरी एक भतीजी वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है। एक दिन मैंने उससे पूछ लिया कि बेटा तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है। बोला अंकल बहुत अच्छी चल रही है। मैंने कहा बोला हिंदी की? बोले हिंदी की भी बहुत अच्छी चल रही है। मैंने वैसे ही उसका सामान्य ज्ञान जानने के लिए उससे पूछ लिया कि अच्छा बेटा महादेवी के बारे में तुम कितना जानती हो। आप विश्वास करिए साहब 15 मिनट तक सोचती रही। बोले अंकल मैं कंफर्म तो नहीं हूं पर मुझे लगता है कि महादेवी श्रीदेवी की बड़ी बहन का नाम होगा। ये स्थितियां साहब, आप किसी रिक्शे वाले से कहिए, बोले भैया विश्वविद्यालय चलेगा साहब, ये क्या होता है? यूनिवर्सिटी चलेगा साहब, ऐसे बोलिए ना हिंदी में। हाँ तो मैं आपको बताता हूं, एक लड़का था दूसरे दिन हिंदी की परीक्षा होनी थी, उसे किसी कवि की कोई जीवनी याद नहीं हुई तो उसने कवियों की जीवनी की नकल तैयार करी और उसे शरीर के प्रत्येक हिस्से में छुपा लिया। अब उसे यह भी याद नहीं कि उसने कौन सी पर्ची कहां छुपा ली, उसके लिए भी उसने एक पर्ची तैयार कर ली। वो पर्ची पकड़ी गई। भैया चाय वाले? हाँ। वैसे हालांकि मैं चाय वाले से कुछ कह नहीं सकता, हाँ पूरे देश में कोई कुछ नहीं कह पाया उससे। हाँ मैं आपको तो साहब वो पर्ची पकड़ी। मैं आपको बताता हूं उस लड़के ने उन कवियों की नकल तैयार की, शरीर के प्रत्येक हिस्से में छुपा लिया और उसे जब ये याद नहीं रहा कि उसने कौन सी पर्ची कहां छुपा ली, उसके लिए भी उसने एक पर्ची तैयार कर ली। वो पर्ची पकड़ी गई। मैं उस रचना को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। पूरे देश में उस रचना से मुझे प्यार मिला है। मैं चाहता हूं एक बार आप तालियों से मुझे आदेशित कर दें। बहुत अच्छा। हाँ जी। कि बोर्ड की परीक्षा का सालाना सत्र, हिंदी का आया प्रश्न पत्र, सभी परीक्षार्थी पेपर हल कर रहे थे, कुछ अकल से और कुछ नकल कर रहे थे।
तभी एक छात्र ने छोटी सी पर्ची निकाली, उस पर कुछ उड़ती सी नजर डाली, लेकिन निरीक्षक की नजर से वो बच नहीं पाया। उसने उस छात्र से उस पर्ची को छुड़ाया और पर्ची को पढ़कर तो उसके छक्के छूट गए। हिंदी के कवियों के भाग्य फूट गए। उस पर्ची में लिखा था कि कबीरदास जी मोजे में, सूरदास जी बाह में। आय हाय आय हाय आय हाय। उस पर्ची में लिखा था कि कबीरदास जी मोजे में, सूरदास जी बाह में, तुलसीदास बेल्ट में, बिहारी लाल पांव में, महादेवी आस्तीन में, पंत जी अगल में, प्रसाद जी कॉलर में, निराला जी बगल में। वाह वाह। कि कबीरदास जी मोजे में, सूरदास जी बाह में, तुलसीदास बेल्ट में, बिहारी लाल पांव में, महादेवी आस्तीन में, पंत जी अगल में, प्रसाद जी कॉलर में, निराला जी बगल में, और शेष के लिए एक छोटी सी पर्ची घड़ी के डायल में, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास मिल जाएगा। और नकल करते यदि पकड़ा गया तो एक बड़ा नोट पीछे की जेब में, जिसे पाकर निरीक्षक मिल जाएगा। वाह। कि नकल करते यदि पकड़ा गया तो एक बड़ा नोट पीछे की जेब में, जिसे पाकर निरीक्षक खिल जाएगा। हमें देखकर उस लड़के की बुद्धिमत्ता पर बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो ये लड़का कितना दूरदर्शी है। अरे हम सबसे ज्यादा मर्मस्पर्शी है। यदि ये बड़ा होकर कुछ नहीं बन पाए तो जरूर ये नेता बनेगा और हम जैसे शिक्षित बेरोजगारों का प्रणेता बनेगा। ये देखते ही देखते हमसे बहुत दूर निकल जाएगा और हम जैसा युवा इस शिक्षा की चक्की में पिसता ही रह जाएगा। हम जैसा युवा इस शिक्षा की चक्की में पिसता ही रह जाएगा। वाह। दोस्तों बहुत अच्छा। वैसे तो बहुत अच्छा। भैया तुम चाय वाले, वैसे देखो हमें तो तमाम कवि सम्मेलनों की आदत भी होती है कि लोग ये तो खेल चाय पी रहे हैं। मैं तो अभी एक ऐसे शेरों के कार्यक्रम में गया था कि उनके हाथ में तो गिलास थे। रात के 8 बजे के बाद और कुछ एक विशेष पेय पदार्थ था जो अमृत मंथन के बाद उनको प्राप्त हुआ था। उसको अमृत मंथन है, समुद्र मंथन। इसके भैया 8 बज चुके, इस आदमी के 8 बज चुके हैं। एक बार ताली बजा दीजिए अमृत मंथन। तो मैं आपको बताता हूं, अब वो बंदा तो मेरे पास आया, वो उसके हाथ में गिलास था, कभी सम्मेलन खत्म हुआ मेरे पास आया, बोले आपने बहुत अच्छा पढ़ा। मैंने कहा धन्यवाद। बोले आप लेते हैं क्या? अब उनके हाथ में गिलास लगा हुआ, मुझसे पूछ रहा है आप लेते हैं क्या? मैंने कहा नहीं भैया मैं बिल्कुल नहीं लेता। बोले कभी कभार? मैंने कहा नहीं भाई मैं नहीं लेता। बोले जब बहुत खुश होते हो? मैंने कहा भाई नहीं लेता। जब बहुत दुखी होते हो? मैंने कहा भाई मैं छूता भी नहीं हूं। बोले कभी कोई यार दोस्तों की शादी वादी में ले लेते हो? अरे मैंने कहा यार क्या बकवास कर रहे हो, मैं तो छूता भी नहीं हूं। तो बोले फिर एक काम करिए, इस गिलास को पकड़िए जरा, मैं वॉशरूम होके आता हूं। तो हमें तो सब चीज की आदत ही है। मैं चाहता हूं एक बार जरा ताली, क्योंकि तालियां मुझे लग रहा है शायद कम बज रही हैं, क्योंकि अभी उन्होंने कहा कि मैं दुबई गया था। तो मैं आपको बताता हूं, हम तो जब मैं दुबई गया था तो ऐसे एक सज्जन थे सामने, तो वो ताली नहीं बजा रहे थे, हम सब कभी काफी जोर लगा रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप ताली वाली नहीं बजा रहे? बोले क्यों बजाऊं, मैं बड़ा आदमी हूं, उसके लिए मैंने आदमी रखे हुए हैं। अरे मैंने कहा बहुत बड़े आदमी। मैंने कहा हंस भी नहीं रहे? बोले क्यों हंसूं, मैं बड़ा आदमी हूं, उसके लिए मैंने आदमी रखे हुए हैं। मैंने बहुत अच्छी बात है। अब फिर क्या हुआ, 3-4 महीने बाद फिर हमारा जाना हुआ। वो सामने से वही सज्जन चले आ रहे थे, हाथ में कला वाला बंधा हुआ था। मैंने पूछा क्या हुआ? बोले मेरी शादी हो गई है। तो मैंने कहा आप हनीमून पे नहीं जा रहे हैं? हाँ तो आप इतने बड़े आदमी नहीं होंगे, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। पहले क्या था और अब क्या है आपको पता होगा। मेरी मातृशक्ति भी यहां पर बैठी है। पहले कोई लड़की अपनी माँ से पूछती थी कि माँ मैं जीन्स पहन लूं, तो उसकी माँ उससे मना कर दी, नहीं बेटा जीन्स नहीं पहनना, अच्छी बात नहीं है। आज कोई लड़की अपनी माँ से पूछती है कि माँ मैं मिनी स्कर्ट पहन लूं, तो उसकी माँ कहती है बेटी पहन ले, कुछ तो पहन ले। जब ये स्थितियां आई तब मेरी एक रचना का जन्म हुआ। मैं तंज करता हूं जो पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव में जो स्त्री का जो रूप होता जा रहा है उस पर तंज करता हूं। आपको लगेगा जैसे मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं कि एक दिन मैं ख्यालों में डूबा हुआ सड़क पर चला जा रहा था, तो मैंने देखा कि एक 5 वर्षीय बच्चा रोता चला आ रहा था। मैंने उसे प्यार से अपने पास बुलाया, बहला फुसला के बड़ी मुश्किल से चुप करवाया। रोने का कारण पूछा तो उसने बतलाया कि मैं अपनी माँ से बिछुड़ गया हूँ और रास्ता भटक गया हूँ। मैंने कहा बेटे तुम अपनी माँ का हाथ पकड़कर चलते तो ना तो तुम बिछुड़ते नहीं इस बार भटकते। वो बोला मेरी माँ के दोनों हाथों में शॉपिंग का सामान था। उसकी इस बात को सुनकर मैं बड़ा परेशान था। मैंने कुछ सोचकर कहा अपनी माँ की साड़ी का पल्लू ही पकड़ लेते और इस तरह अपने घर की नाप लेते। वो बोला साड़ी होती तो पल्लू पकड़ता ना। वाह। वो बोला साड़ी होती तो पल्लू पकड़ता ना, लेकिन मेरी माँ तो स्कर्ट पहने थी। अब भारतीय नारी को पश्चिमी परिधान में देखकर दुख सहने की बारी मेरी थी। उदास मन से मैंने फिर कहा बेटे स्कर्ट कोई पकड़ लेता। अरे ना तो तू परेशान होता ना मैं परेशान होता। वो बोला स्कर्ट भी इतनी ऊंची थी कि मैं उसको चलकर भी नहीं पकड़ सकता था।
वो बोला स्कर्ट भी इतनी ऊंची थी कि मैं उसको उछलकर भी नहीं पकड़ सकता था। मैं समझ गया कि फैशन की मारी कोई युवती होगी जिससे अपना बच्चा भी नहीं समझ सकता था, जिसे सिर्फ अपने हुस्न, फैशन और जवानी से प्यार था, न भारतीय सभ्यता से प्यार था, न अपने बच्चे से प्यार था, न भारतीय सभ्यता से प्यार था, न अपने बच्चे से प्यार था। और मित्रों, मैं एक अंतिम रचना पढ़ के अपना स्थान ग्रहण करता हूं। बहुत लंबी टीम है। मैं देखता हूं हर व्यक्ति इस देश में कुछ न कुछ खा रहा है, केवल चिल्ला वही रहा है जिसे खाने का मौका नहीं मिल पा रहा है, जो सत्य वचन है। मैं रचना शुरू करता हूं कि हमारे एक मित्र खाने की प्रतियोगिता में लगातार 20 साल से फर्स्ट आ रहे हैं। 20 आदमियों का खाना अकेले ही खा रहे हैं। एक दिन हमने उनसे कहा कि मित्र, आश्चर्य है, महंगाई के दौर में तुम इतना खा रहे हो, वास्तव में खाने की दौड़ में तो बहुत आगे जा रहे हो। हमारी बात को सुनकर वे कुछ उदास हो गए। पहले कुछ दूर खड़े थे मगर पास हो गए। बोले, अरे हम कहां, कुछ हमसे भी अधिक खा रहे हैं और इतना खाकर भी बड़े मजे से पचा रहे हैं, क्योंकि भैया यह स्वतंत्र भारत है, यह खाने की सब में आदत है। अच्छा, क्योंकि भैया यह स्वतंत्र भारत है, यह खाने की सब में आदत है। विधायक विधान खा रहे हैं, सांसद संविधान खा रहे हैं, अफसर ईमान खा रहे हैं, पंडित पुराण खा रहे हैं, मुल्ला कुरान खा रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं लोग जो मेरा समूचा हिंदुस्तान खा रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं लोग जो मेरा बहुत बहुत